नमस्कार मित्रों, डिजायर पॉइंट चैनल के एक नए वीडियो लेक्चर में मैं हूं अमित दुबे। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम क्लास 12th इंग्लिश के सेकंड चैप्टर लॉस्ट स्प्रिंग की स्टोरी में सेकंड स्टोरी का अध्ययन करेंगे, जो कि है आई वॉन्ट टू ड्राइव अ कार। आई मतलब मैं, वांट मतलब चाहता हूँ, टू ड्राइव मतलब चलाना, आ कार मतलब एक कार, यानी मैं एक कार चलाना चाहता हूँ। और इस कहानी में जिस लड़के की बात की गई है वो है मुकेश। पहले ही मैंने आपको बता दिया था इसके फर्स्ट पार्ट में कि लॉस्ट स्प्रिंग का मतलब होता है खोया हुआ बसंत ऋतु, और इसका सीधा सीधा मतलब बच्चों के बचपन से जोड़ा जाता है। अर्थात कुछ ऐसे बच्चे हैं जो नहीं जानते कि वास्तव में बचपन क्या होता है, वो अपने बचपन से ही संघर्ष करने लगते हैं। तो ये सेकंड पार्ट है इस स्टोरी का। तो कहानी कुछ ऐसे शुरू होती है कि एक मुकेश नाम का लड़का है और वो लेखिका से कहता है, लेखिका है अनिस जंग, वो लेखिका से कहता है कि मैं एक कार चलाना चाहता हूँ। लेखिका बताती हैं कि मुकेश फिरोजाबाद में रहता है और फिरोजाबाद अपनी चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है, और फिरोजाबाद की धूल भरी गलियों के बीच मुकेश का सपना एक मारीचिका सा प्रतीत होता है। लेखिका हमें यह भी बताती है कि फिरोजाबाद भारत की कांच की आकृति देने वाले उद्योग का केंद्र है, और यहाँ पर परिवारों ने भट्टियों पर काम करते हुए पीढ़ियां बिता दी हैं। इस कहानी में जब लेखिका आगे बढ़ती हैं तो वो कहती हैं कि मुकेश का परिवार भी उन्हीं लोगों में से एक है, यानी मुकेश का परिवार भी चूड़ियां बनाता है। और इनमें से, यानी ये जो लोग फिरोजाबाद में रहते हैं, इनमें से कोई भी नहीं जानता कि छोटे बच्चों का कम प्रकाश वाली और बिना हवा वाली गंदी कोठरियों में कांच की भट्टियों पर ऊंचे तापमान पर काम करना गैर कानूनी है। और अगर कानून लागू कर दिया जाए तो इन सभी 20,000 बच्चों को उन भट्टियों से दूर कर दिया जाएगा जहां पर वो अपने दिन के घंटों में कठिन परिश्रम करते हैं। मुकेश लेखिका को जब अपने घर ले जाने की पेशकश करता है तो उसकी आंखें चमक उठती हैं। वो बड़े गर्व से कहता है कि उसका घर फिर से बनाया जा रहा है। लेखिका कहती हैं कि वो कूड़े से अटी पड़ी या फिर कूड़े से भरी पड़ी गलियों से होकर गुजरती हैं, और वो देखती हैं कि वहां पर जो घर बने हुए हैं उनके दरवाजे डगमगा रहे हैं, उन घरों में एक भी खिड़कियां नहीं है, और उन घरों में जानवरों और इंसानों के परिवार आदिम काल की तरह या फिर आदिम युग की तरह एक साथ रहते हैं। यानी जैसे पहले आदि मानव अपनी गुफा में अपनी भेड़ बकरियों को भर लेता था और खुद भी उसी में घुस जाता था, उसी तरह से ये लोग अपनी भेड़ बकरियों, अपने पालतू जानवरों और अपने परिवार के साथ एक ही घर में आदिम काल की तरह रह रहे हैं। मुकेश एक डगमगाते हुए दरवाजे के सामने खड़ा हो जाता है, या फिर कह सकते हैं कि कैसे घर के सामने खड़ा हो जाता है जिसमें न खिड़कियां हैं और दरवाजा डगमगा रहा है। वहां पर जाकर वो खड़ा हो जाता है और जोर से एक लोहे के डगमगाते हुए दरवाजे पर लात मारकर उस दरवाजे को खोल देता है। लेखिका कहती है कि हम एक आधी बनी झोपड़ी में प्रवेश करते हैं। इस घर के एक कोने में एक घास फूस का छप्पर है जिसके नीचे एक लकड़ी का चूल्हा रखा हुआ है, यानी ऐसा चूल्हा जिस पर लकड़ियों से भोजन बनाया जाता है। और उस चूल्हे के ऊपर एक बड़ा सा वेसल रखा है, एक बड़ा सा बर्तन रखा है जिस पर पालक की पत्तियां खदर बदर करते हुए उबल रही हैं। जमीन पर एल्यूमिनियम की प्लेट में कुछ और कटी हुई सब्जियां रखी हैं। उन्हें देखकर वहां पर एक महिला है, यानी चूल्हे पर भोजन बना रही एक महिला है, वो महिला नहीं कह सकते, हम युवती कह सकते हैं। तो एक युवती है जो धुआं भरी आंखों से लेखिका को देखती है और देखकर मुस्कुराती है, यानी लेखिका को देखकर धुआं भरी आंखों से मुस्कुराती है, यानी धुआं उठ रहा है जो कि उसकी आंखों में जा रहा है और धुएं की वजह से वो रो रही है। ठीक है, आपकी आंखों में चला जाए धुआं तो आपको भी रोना आ जाएगा। लेखिका कहती है कि ये मुकेश के बड़े भाई की पत्नी है। ये उम्र में ज्यादा बड़ी तो नहीं है, लेकिन परिवार की बहू होने की वजह से इसे सम्मान मिलने लगा है। लेखिका कहती है कि परिवार की बहू होने की वजह से इस पर 3 व्यक्तियों की जिम्मेदारी है, एक तो मुकेश के भाई की, एक मुकेश की और फिर उनके पिता की। जब मुकेश का पिता घर में प्रवेश करता है तो वो टूटी फूटी दीवार के पीछे सरक जाती है और अपना घूंघट अपने चेहरे पर कर लेती है। लेखिका हमें बताती है कि ऐसा रिवाज है कि जब पुरुष बुजुर्ग अंदर आए या फिर पुरुष बुजुर्ग के सामने बहू को घूंघट में रहना चाहिए।
और यहाँ पर लेखिका बताती हैं कि वो जो पुरुष बुजुर्ग है वो एक गरीब चूड़ी बनाने वाला है। वर्षों तक पहले तो एक दर्जी के रूप में और फिर एक चूड़ी बनाने वाले के रूप में कठिन परिश्रम करने के बावजूद भी वो अपने घर का नवीनीकरण करवाने में असफल रहा और अपने दोनों बच्चों को स्कूल भेजने में असफल रहा। वो अपने बच्चों को केवल वही कला सिखा सका जो वो जानता था, चूड़ी बनाने की कला। यहाँ पर लेखिका मेंशन करती हैं या फिर लेखिका बताती हैं कि मुकेश की दादी कहती हैं कि ये उसका कर्म है, उसका भाग्य है। अर्थात चूड़ी बनाने वालों की जाति में जन्म लेकर ये उनका कर्म है कि वो चूड़ी बनाने का काम करें। और वो दादी ये भी कहती हैं कि क्या ईश्वर के द्वारा दी गई वंश परंपरा कभी तोड़ी जा सकती है। अर्थात चूड़ी बनाने वालों की जाति में जन्म लेकर आपको चूड़ियां ही बनानी पड़ेंगी। और यहाँ पर यह भी लेखिका हमें बताती हैं कि फिरोजाबाद के हर घर में, फिरोजाबाद के हर आंगन में, फिरोजाबाद के हर दूसरे घर में, फिरोजाबाद के हर दूसरे आंगन में और हर गली में चूड़ियों के गुच्छे अस्त व्यस्त पड़े रहते हैं। और इन गुच्छों को युवा पुरुष हाथ गाड़ियों पर लादकर फिरोजाबाद की झोपड़ी वाली तंग गलियों से होकर एक स्थान से दूसरे स्थान तक ढोते रहते हैं या फिर ले जाते रहते हैं। लेखिका हमको ये भी बताती हैं कि यहाँ पर इन अंधेरी झोपड़ियों में बैठकर लड़के और लड़कियां अपने माता पिता के साथ, ऐसे पढ़ लीजिए, हम इसको ऐसे समझ लेते हैं कि लेखिका कहती हैं कि गंदी झोपड़ियों में या फिर अंधेरी झोपड़ियों में, अंधेरी कह लीजिए क्योंकि अंधा भी बताना है हमको कि वो अंधे हो जाते हैं, तो अंधेरी झोपड़ियों में तेल के दीपक की टिमटिमाती लौ के सामने पंक्तियों में बैठकर लड़के और लड़कियां अपने माता पिता के साथ रंगीन कांच के टुकड़ों को चूड़ियों के वृत्ताकार घेरे पर जोड़ते हुए बैठे रहते हैं। और उनकी आंखें अंधेरे की आदी हो गई हैं, यानी उनकी आंखों को अंधेरे की इस तरह से आदत पड़ गई है कि वो अडल्ट होने से पहले ही अपनी आंखों का प्रकाश खो बैठते हैं। यानी बाहर के प्रकाश की अपेक्षा उनकी आंखों को झोपड़ी के अंदर के अंधेरे की आदत पड़ गई है, इसीलिए वो पौड़ होने से पहले, अडल्ट होने से पहले ही अपनी आंखों का प्रकाश खो बैठते हैं, अर्थात अंधे हो जाते हैं। यहाँ पर लेखिका एक बच्ची को मेंशन करती है जिसका नाम है शविता, जिसने एक भद्दी गुलाबी रंग की पोशाक पहन रखी है। लेखिका कहती हैं कि शविता एक बूढ़ी औरत के बगल बैठकर कांच की चूड़ियों को जोड़ते हुए बैठी है और उसके हाथ मशीन की तरह चल रहे हैं। आपके हाथ मशीन की तरह तब चलते हैं जब आप किसी को बहुत लंबे समय से कर रहे हो, अर्थात जब वो बहुत छोटी रही होगी तभी से कांच जोड़ रही है, इसी वजह से उसके हाथ मशीन की तरह चल रहे हैं। और वो कहती हैं कि मुझे आश्चर्य होता है कि ये जिन चूड़ियों को बनाने में मदद कर रही है बच्ची, क्या ये इनकी पवित्रता के बारे में जानती है। ये चूड़ियां भारतीय महिला के सुहाग की निशानी है और इन चूड़ियों को विवाह में शुभ माना जाता है। लेखिका हमको आगे बताती हैं कि ये बात इसे एक दिन अचानक पता चलेगी जब इसका सिर लाल घूंघट से ढक दिया जाएगा, इसके हाथों में मेहंदी लगा दी जाएगी और इसकी कलाई में चूड़ियां पहना दी जाएंगी। तब ये अपने बगल बैठी हुई बूढ़ी औरत की ही तरह एक दुल्हन बन जाएगी। और वो बूढ़ी औरत भी बहुत साल पहले एक दुल्हन बनी थी और वो अब अंधी हो चुकी है। और वो बूढ़ी औरत कहती है कि एक वक्त शेर भर खाना भी नहीं खाया, यानी इतनी मेहनत की है जीवन भर कि काम करते करते अंधे हो गए हैं, लेकिन कभी भी भरपेट भोजन नहीं किया। चलिए भाई, कॉल आ गया था एक इम्पोर्टेंट। तो हम कहाँ पर थे? हमने कहा था कि वो बूढ़ी औरत कहती है कि एक वक्त शेर भर भोजन भी नहीं किया। यहाँ पर लेखिका बताती हैं कि उसका पति एक लहराती दाढ़ी वाला बूढ़ा व्यक्ति है और उस महिला का पति कहता है कि मुझे चूड़ियां बनाने के अलावा कुछ भी नहीं आता, मैं केवल परिवार के लिए एक घर बना पाया हूं अपने इतने सालों की मेहनत करने के बाद। लेखिका उसकी बात को सुनकर सोचती हैं कि क्या इस व्यक्ति ने वो हासिल कर लिया है जिसे हासिल करने में बहुत से लोग असफल हो जाते हैं, अर्थात कम से कम इसके सर पर एक छत तो है। आप जानते हैं कि हमारे ही देश में बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके पास रहने के लिए घर भी नहीं है। लेखिका कहती है कि इसकी बात को सुनकर मुझे आश्चर्य होता है कि कम से कम इसने ये चीज तो हासिल कर ली जिसे हासिल करने में बहुत से लोग असफल हो जाते हैं, अर्थात कम से कम इसके सिर पर एक छत है। लेखिका हमें ये भी बताती हैं कि फिरोजाबाद के हर घर में चूड़ियां बनाने के काम को जारी रखने के अलावा कोई दूसरा काम करने के लिए पैसे ना होने
और खाने के लिए भी पर्याप्त ना होने के रोने की ध्वनि हर घर में गूंजती रहती है। यानी यहाँ पर सीधा सीधा मतलब है कि वो लोग खाने के लिए भी उनके पास नहीं है, इस वजह से वो हमेशा रोते रहते हैं, हर घर में रोते रहते हैं, हर घर के लोग रोते रहते हैं। और चूड़ियाँ बनाने के अलावा उनके पास करने के लिए कोई और काम नहीं है, या फिर अगर काम है भी तो उस काम को जारी रखने के लिए उनके पास पैसे नहीं है, इसीलिए वो लोग रोते रहते हैं। ठीक है, तो क्लियर हो गया यहाँ पर कि उनके पास ना तो पैसे हैं कि कोई दूसरा काम कर सके और ना ही उनके पास कुछ खाने के लिए पर्याप्त है। ठीक है, और यहाँ पर लेखिका कहते हैं कि ये जो युवा लोग होते हैं ना यहाँ के, ये अपने बुजुर्गों के ही दर्द को प्रतिध्वनि करते हैं, यानी बुजुर्गों की ही तरह रोते रहते हैं, कष्ट में जीवन बिताते हैं। लेखिका एक युवाओं के ग्रुप से पूछती है कि आप लोग एक सहकारी समिति के रूप में इकट्ठा क्यों नहीं हो जाते। और ये युवाओं का ग्रुप वो बताती हैं कि ये बिचौलियों के कुचक्र में फंस गए हैं और उन्हीं बिचौलियों ने इनके पूर्वजों को फंसाया था, उन्हीं बिचौलियों ने इनके पिताओं को फंसाया था और उन्हीं बिचौलियों ने अब इन्हें फंसा लिया है। तो बिचौलियों के कुचक्र में फंसे हुए युवाओं के एक ग्रुप से लेखिका पूछती हैं कि आप लोग एक सहकारी समिति के रूप में इकट्ठा क्यों नहीं हो जाते। तो वो युवाओं का ग्रुप आंसर देता है, उत्तर देता है कि अगर हम एक सहकारी समिति के रूप में इकट्ठा हो गए तो हमें कोई गैर कानूनी काम करने के आरोप में पुलिस के द्वारा पीटा जाएगा, न्यायालय में घसीटा जाएगा और जेल में बंद कर दिया जाएगा, क्योंकि वो लोग छोटे बच्चों से काम करवाते हैं ना, तो ये एक अपराध है। ठीक है, और लेखिका कहती है कि इन लोगों को देखकर, यानी फिरोजाबाद की स्थिति को देखकर मुझे दो संसार दिखाई पड़ते हैं। पहला संसार तो वो है जो एक ऐसा परिवार है जो गरीबी के जाल में फंसा हुआ है और अपनी जाति के कलंक के नीचे दबा हुआ है, और दूसरा संसार बिचौलियों का है, राजनेताओं का है, नौकरशाहों का है, यानी ऐसे पढ़ लीजिए, और दूसरा बिचौलियों का, नौकरशाहों का, पुलिस वालों का और राजनेताओं का एक ऐसा कुचक्र है जिसने इन लोगों को फंसा रखा है। और लेखिका कहते हैं कि इन दोनों ने मिलकर, पहला तो गरीब परिवार ने और दूसरे राजनेताओं और पुलिस वालों के कुचक्र ने, इन दोनों ने मिलकर बच्चे के ऊपर एक ऐसा बोझ लाद दिया है जिसे वो उतार नहीं सकता, नीचे नहीं रख सकता। कहने का मतलब वो बचपन से ही परिश्रम करने लगता है, और इससे पहले कि वो समझ पाए या फिर समझदार होने से पहले ही वो इसे वैसे ही स्वीकार कर लेता है, या फिर उतनी ही आसानी से स्वीकार कर लेता है जितने सरल भाव से उसके पिता ने इसे स्वीकारा था। लेखिका कहती हैं कि इन बच्चों की परवरिश में चुनौती देना नहीं है, अर्थात चूड़ी बनाने के अलावा कोई और काम करना इनके लिए चुनौती देने जैसा होगा, और चुनौती देना इनकी परवरिश का हिस्सा नहीं है। लेखिका कहती हैं कि इस चुनौती देने के अंदाज को जब मैं मुकेश में देखती हूँ, यानी मुकेश कहता है कि मैं चूड़ियां बनाने का काम नहीं करूंगा बल्कि मैं तो एक मोटर मैकेनिक बनूंगा, तो वो जब मुकेश में देखती है ये चुनौती का भाव तो उन्हें बहुत प्रसन्नता होती है। मुकेश उनसे कहता है कि मैं एक मोटर मैकेनिक बनूंगा। तो लेखिका उससे पूछती है कि गैरेज तो तुम्हारे घर से बहुत दूर है, तुम गैरेज में जाओगे कैसे और वहां पर जाकर सीखोगे कैसे। तो मुकेश जोर देकर कहता है कि मैं पैदल जाऊंगा लेकिन मैं सीखूंगा जरूर, यानी मैं मोटर मैकेनिक बनूंगा। तो लेखिका उससे पूछती है कि क्या तुम हवाई जहाज उड़ाने का भी सपना देखते हो। भाई तुम कार चलाने का सपना देख रहे हो, तो क्या तुम हवाई जहाज उड़ाने का भी सपना देखते हो। मुकेश अपनी नजर को नीचे गड़ाता है, यानी जमीन को निहारते हुए थोड़ा सा उदास होकर, या फिर सीधा सीधा कह सकते हैं कि मुकेश जमीन को निहारते हुए या फिर जमीन को घूरते हुए उत्तर देता है नहीं। लेखिका बताती हैं कि उसके उत्तर में एक शर्मिंदगी का भाव है जो अभी तक पश्चाताप में नहीं बदला, यानी जब तक आपकी शर्मिंदगी पश्चाताप में नहीं बदलती तब तक आप किसी चीज को पाने के लिए पूरी मेहनत नहीं करते। ठीक है, तो कहते हैं कि उसके बात में एक शर्मिंदगी का भाव है जो अभी तक पश्चाताप में नहीं बदला। वो फिरोजाबाद की गलियों में जोरों से दौड़ती हुई कारों का ही सपना देखकर खुश है या फिर संतुष्ट है। लेखिका हमें बताती हैं कि फिरोजाबाद के ऊपर से मुश्किल से ही कोई हवाई जहाज उड़ता है, यानी कहने का मतलब है कि उसने गाड़ियों को देखा है लेकिन उसने अभी हवाई जहाज नहीं देखे हैं, यानी मुश्किल से ही कोई हवाई जहाज या फिर बहुत ही कम हवाई जहाज फिरोजाबाद के ऊपर से उड़ते हैं, और यहीं पर यह कहानी कंप्लीट हो जाती है। तो इस कहानी को अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इससे लाभ ले सकें। इसे एक एक वर्ड और एक एक लाइन के साथ अच्छी तरह से पढ़ना हो अगर तो YouTube पर सर्च कर लीजिएगा लॉस्ट स्प्रिंग डिजायर पॉइंट। इसको हमने पढ़ाकर पहले ही अपलोड कर दिया है। आज हमने इस चैप्टर की समरी भी अपलोड कर दी ताकि आप इसको अच्छी तरह से समझ सकें,
किसी नए वीडियो लेक्चर में किसी नए चैप्टर के साथ मैं आपसे फिर से मिलूंगा। इस वीडियो को अपने मित्रों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा ताकि वो भी हमारे साथ जुड़ सकें और इस वीडियो से लाभ ले सकें। मेरी हालत आप देख सकते हैं। चलिए किसी और वीडियो में फिर से मिलते हैं आपसे। बहुत मेहनत कर रहे हैं हम आपके लिए, तो इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।